गुड मॉर्निंग बच्चों। लॉकडाउन ई पाठशाला बाय डीसी रामगढ़ के चैनल में आज पुनः हम लोग एक बार अपना अध्ययन अध्यापन का कार्य करेंगे। आज के भाग में हम लोग क्लास छठे की पाठ 11 संस्कृति में विज्ञान पर चर्चा करेंगे। पिछले भाग में हम लोगों ने भारतीय संस्कृति के जानने के साहित्यिक स्रोतों पर चर्चा हम लोगों ने किया था और उसके तहत हम लोगों ने वेद, पुराण, बौद्ध और जैन ग्रंथों इत्यादि का अध्ययन किया था और हम लोगों ने जाना था कि हमारा प्राचीन भारत का साहित्यिक विकास किस प्रकार हुआ था। आज हम लोग कला, स्थापत्य एवं चित्रकला पर चर्चा करेंगे और हम लोग देखेंगे कि इसका क्या महत्व हमारे भारतीय इतिहास में था और आज हम लोग उससे क्या सीख ले सकते हैं। तो हम लोग चलते हैं आज दूसरे भाग में और कला एवं स्थापत्य के बारे में हम लोग जानेंगे। कला और स्थापत्य पर जब हम चर्चा करते हैं तो प्राचीन काल में बना लौह स्तंभ जो मेहरौली दिल्ली, अभी दिल्ली में पड़ता है मेहरौली कि कुतुब मीनार परिसर में वह स्थित है। लौह स्तंभ, लोहे का स्तंभ। स्तंभ का मतलब होता है पिलर, तो वह पिलर बना हुआ था लोहे का। तो उसकी क्या विशेषताएं थी हम लोग जानेंगे। यह लौह स्तंभ 7.2 मीटर ऊंचा और 3 टन भारी था, जो आज से 1500 वर्ष पहले निर्मित हुआ था। बच्चों ध्यान देंगे, यह जो लौह स्तंभ था वह आज से 1500 वर्ष पहले निर्मित हुआ था और उस स्तंभ पर कुछ अभिलेख उत्कीर्ण किए हुए थे, जिन अभिलेखों को पढ़ने से हमें चंद्र नामक शासक का वर्णन उसमें मिलता है। राजा चंद्र का वर्णन मिलता है जो गुप्त वंश से संबंध रखते थे। तो इस लौह स्तंभ के माध्यम से हम गुप्त काल की विशेषताओं को जान पाते हैं, उनकी सामाजिक व्यवस्था को, उनकी राजनीतिक व्यवस्था को और आर्थिक व्यवस्था का अध्ययन करने का हमें एक स्रोत मिलता है। तो इस प्रकार से यह लौह स्तंभ जो 1500 वर्ष पहले निर्मित हुआ था, आज भी ज्यों का त्यों दिल्ली में वह खड़ा है और आज भी उसमें जंग नहीं लगा है। तो इस लौह स्तंभ के बारे में हम लोगों ने जाना। अब हम देखेंगे कला स्थापत्य में इमारतों के बारे में। इमारतें बहुत कुछ बयां करती है। जब कभी हम कोई हिस्टोरिकल पैलेस पर विज़िट करने जाते हैं तो हम वहाँ की बनावट को देखते हैं कि वह मंदिर, वह जो इमारत बनी हुई थी, स्तूप बने हुए थे, वो कितने कलाकारियों से परिपूर्ण था। तो इमारतों के तहत हम सबसे पहले स्तूप पर चर्चा करेंगे। स्तूप का अर्थ होता है टीला, एक टीले नुमा बनावट जिसे स्तूप कहा जाता है। स्तूप के अंदर डिब्बों में बुद्ध या उनके शिष्यों के शरीर के अवशेष जैसे हड्डी, दांत, राख इत्यादि रखे जाते थे, या फिर भगवान बुद्ध या उनके जो शिष्य थे उनके उपयोग की हुई कोई वस्तु या सिक्के, जिसे इन स्तूपों में रखा जाता था, जो धातु मंजूषा के नाम से जाना जाता है। स्तूप का उदाहरण जब हम देखेंगे तो हमारे किताब में दिया हुआ है बच्चों। यहाँ हम देख सकते हैं सांची का स्तूप है, जो प्राचीन भारत का कला और स्थापत्य का एक नमूना है, जो पत्थरों को तराश कर कितना सुंदर और किस तरह से बनाया गया था। तो इस प्रकार से हम लोगों ने स्तूप के बारे में जाना और स्तूप के अध्ययन से हमें उस समय के इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है, संस्कृति के बारे में हम जान पाते हैं। अब हम चलते हैं जो एक महत्वपूर्ण कला स्थापत्य का नमूना मंदिर, जो प्राचीन काल में बने थे और आज भी वह मौजूद हैं। तो उन मंदिरों में हम देखते हैं कि गया का बौद्ध मंदिर, भुवनेश्वर का लिंगराज मंदिर, तेजपाल मंदिर, तंजौर का शिव मंदिर, खजुराहो का मंदिर। तो इस तरह के जो मंदिर थे, इनकी कला विन्यास और स्थापत्य कला का जो नमूना था वह उत्कृष्ट क्वालिटी का था। उनके उच्चतम क्वालिटी के नमूने उसको आज हम देख पाते हैं कि आज से उतने वर्ष पहले जो इन मंदिरों का निर्माण हुआ था, कितनी मेहनत से और बारीक चित्रकारी और कलाकारी उस मंदिरों में देखने को मिलता है। जब हम कभी एलोरा हमें जाने का मौका मिलेगा तो आप देखिएगा एलोरा में जो चित्रकारी की गई है आज से 1500 वर्ष पहले
1500 वर्ष पहले जो चित्रकारी है आज भी चमकीला है, ज्यों का त्यों है। जैसा कि हम जानते हैं एलोरा जो है गुफा में बना हुआ है, वो गुफा को काट कर बनाया गया था, तो वहाँ हमेशा अंधकार रहता है, इसके वजह से भी यह चित्रकारी ज्यों की त्यों आज भी हमें उसके मूल रूप में मिल जाती है। अब हम जब मंदिर देखने जाते हैं, घूमने जाते हैं, तो आप लोग रामगढ़ में भी इसका एक नमूना देख सकते हैं। आपके रामगढ़ में एक प्राचीन शिव मंदिर है जो लगभग 1520 तो हमारे रामगढ़ में जो शिव मंदिर है कैथा के आसपास, आप जब वहाँ कभी जाओगे तो उनकी सीढ़ियों पर बने हुए द्वार पर आप नज़र जब टिकाओगे तो एक पत्थर को तराश कर उसे बनाया गया है। तो इस प्रकार की चीज़ों से हमें पता चलता है कि उस समय लोग पत्थरों को तराश कर किस प्रकार सुंदर तरीके से उसे मंदिर का रूप दिया करते थे। मंदिरों की जब चर्चा करते हैं तो एक एकाश्मिक मंदिर का भी चर्चा आती है। एकाश्मिक मंदिर जो महाबलीपुरम तमिलनाडु में स्थित है, यह एक पहाड़ को काटकर बनाया गया था बच्चों। इसकी विशेषता है कि पहाड़ को काटकर मंदिर बनाया गया था। तो हम लोग सोच सकते हैं किसी पहाड़ को मंदिर का रूप देना कितना कष्टकारी होगा और कितना मेहनत का कार्य होगा। तो हमारी किताब में भी यह दिया हुआ है जो हम लोग देख सकते हैं। यह एकाश्मक मंदिर जो महाबलीपुरम का है, यह एक पहाड़ी को काटकर बनाया गया है। तो जब हम इस तरह के मंदिरों का कला विन्यास और स्थापत्य की विशेषता को देखना चाहेंगे तो हम लोग देख सकते हैं, स्पष्ट दिखाई पड़ता है। ये पहाड़ों को काट कर कितनी सुंदर कलाकृतियाँ इसमें बनाई गई है। गर्भगृह की व्यवस्था की गई है, पिलर की व्यवस्था की गई है, और जो भी मंदिर पहाड़ों को काट कर बनाया जाता था उसे पहाड़ के ऊपरी भाग से काट कर नीचे की ओर लेकर जाते थे शिल्पकार। तो वे कितने दक्ष थे इस मामले में कि थोड़ी सी भी चूक हुई तो वो बनावट आपका बिगड़ जाता था। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि जो एकाश्मक मंदिर थे वे ऊपर से पहाड़ों को काट कर नीचे की ओर जाया जाता है बनाने के दौरान। लेकिन जब हम ईंटों के मंदिर का निर्माण करते हैं तो हम लोग अमूमन देखते हैं कि ईंट की हम लोग घर भी बनाते हैं, तो उसमें भी जब मंदिर बनते थे ईंट का तो वे नीचे ज़मीन से लेकर ऊपर की ओर उठते थे। इसका उदाहरण हमें मिलेगा भीतरगांव का मंदिर जो नीचे से ऊपर की ओर बनाया गया है। फिर हम जब मंदिर निर्माण शैली पे बात करेंगे तो हम देखते हैं कि उस समय मुख्यतः दो तरह की शैलियाँ प्रचलित थी। उत्तर भारत में नागर शैली और दक्षिण भारत में द्रविड़ शैली, यानी कि उनकी अपनी विशेषताएं थी। जो उत्तर भारत में जो भी मंदिर बने उनमें एक विशेषताएं देखी गई और दक्षिण भारत के जो भी मंदिर बने वे एक अलग विशेषता के साथ बनी थी, तो उन्हें द्रविड़ शैली कहा गया और उत्तर भारत के मंदिरों को नागर शैली कहा गया। अब प्रश्न यह है कि हम जब प्राचीन काल के कला एवं स्थापत्य व चित्रकला पर चर्चा करते हैं तो इससे हमें क्या सीखने को मिलता है। तो हम इसके माध्यम से यह जान पाते हैं कि उस समय कलाकृतियाँ और स्थापत्य की जो विशेषताएं थी वह आज से कहीं बेहतर ही थी, क्योंकि पत्थरों को तराश कर, पहाड़ों को तराश कर मंदिर बनाना कोई आसान काम था नहीं। तो इन स्तंभों के अध्ययन से, इमारतों के अध्ययन से और मंदिरों के अध्ययन से हम उस समय की कलाकृतियों के बारे में जानते हैं, अपनी संस्कृति के बारे में जानते हैं और हमें वह सीखने का एक अवसर भी प्रदान करता है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने इस भाग में प्राचीन काल के कला स्थापत्य पर चर्चा हम लोगों ने किया। अगले भाग में हम लोग प्राचीन काल के विज्ञान पर चर्चा करेंगे और हम लोग देखेंगे कि प्राचीन काल में हमारा विज्ञान कितना उन्नत था। तो हम लोग मिलेंगे अगले भाग में और प्राचीन काल की विज्ञान की क्या स्थिति थी उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। थैंक यू बच्चों।